फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट 7 में 3 चैप्टर है, चैप्टर 9, 10 और 11। चैप्टर 9 है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर 10 है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स और चैप्टर 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब ये सॉलिड का प्रॉपर्टी, इसके बाद का चैप्टर लिक्विड का प्रॉपर्टी, उसके बाद टेम्परेचर यानी हीट का प्रॉपर्टी, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये तीनों चैप्टर हमारा छोटा है और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फ्यूचर में अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर इस तरह का चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले जो हर चैप्टर में हमको मिलता है वो है इंट्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड जो है वो किस तरह से इलास्टिक की तरह बिहेव करता है। इलास्टिक कहने का क्या मतलब, आप लोग रबर वगैरह देखे होंगे, नहीं? रबर को हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, वो लमड़ता है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी वाला कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने शेप में परिवर्तन कर सकता है, मतलब जिसको खींचने पर या जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने पर उसके शेप में परिवर्तन आए, उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। मतलब अपने शेप में परिवर्तन आके फिर अपने वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। नहीं, जैसे आप लोग बचपन में रबर से या फिर गुलेल वगैरह से खेलते होंगे तो उसको आप खींचते हैं, छोड़ते हैं तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, नहीं? तो उस तरह का जो सॉलिड का इलास्टिक बिहेवियर है उसके बारे में हमको जानना है। फिर टॉपिक नंबर 3 है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, और इससे जुड़ा हुआ और भी कुछ थ्योरीज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर नेक्स्ट है हमारा हुक्स लॉ। इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट हुक साहब के द्वारा दिया गया था, जिसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। और हुक साहब के अनुसार स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक बनता है। उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम लोग देखेंगे। मतलब अगर किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब क्या, कि वैसा लिमिट जहाँ तक ऑब्जेक्ट को हम खींचे और ऑब्जेक्ट के शेप में परिवर्तन होकर अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। मान लीजिए खींचते खींचते आप उसको मतलब इतना लंबा कर दिए कि वो वापस अपने शेप में आ ही नहीं रहा है या टूट गया, तो वो इलास्टिक लिमिट नहीं हुआ, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड चला गया। तो हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है, उसका क्या प्रभाव हुआ है। फिर टॉपिक नंबर 6 है इलास्टिक मॉडुली। मतलब एक टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 7 है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। मतलब मटेरियल के इलास्टिक बिहेवियर के एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे कि मटेरियल जो इलास्टिक बिहेवियर रखता है उसका क्या क्या इस्तेमाल है, किस किस तरह का इस्तेमाल उसका किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी, सॉरी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानते हैं। इंट्रोडक्शन हर चैप्टर में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, बेसिक टर्म्स इस चैप्टर में हमको क्या क्या जानना है, उसके निचोड़ को हम लोग देखते हैं, नहीं? तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में हम लोग मेनली सॉलिड के प्रॉपर्टी को जानेंगे, लाइक इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड वेरियस टर्म्स रिलेटेड विथ इट। इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड के बहुत सारे प्रॉपर्टी को देखेंगे। जैसे क्या क्या, जैसे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को देखेंगे, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को देखेंगे और इससे जुड़े हुए बहुत सारे टर्म को देखेंगे, नहीं? तो सबसे पहले जो टॉपिक नंबर 1 हमको इंट्रोडक्शन में ही नज़र आ रहा है, इलास्टिसिटी। इसको हमको सबसे पहले जानना चाहिए कि इलास्टिसिटी होता क्या है। सबसे पहले अगर आप याद करेंगे, हम लोग बहुत सारा क्लॉथ भी इस तरह का देखते हैं या बहुत सारे हमारे आसपास इस तरह की चीज़, जैसे आपको बाइक पर या साइकिल पर किसी चीज़ को बांधना हो तो आप रबर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं? तो आप वहाँ पर उस चीज़ से रिलेट करके आप समझ सकते हैं। तो आप वहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप उस चीज़ को खींचते हैं, रबर को खींचते हैं तो उसके शेप में परिवर्तन आता है, साइज में परिवर्तन आता है। जब आप उसको छोड़ते हैं
तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला आता है, नहीं? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। यही चीज़ बहुत सारे कंडीशन में अप्लाई होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रबर में ही हो, हम लोग बहुत सारे चीज़ों में इस तरह की चीज़ को देख सकते हैं। जैसे किसी आप बाँस को देख सकते हैं, जो बाँस नया होता है, न्यू न्यू बम्बू, उसको अगर आप देखेंगे, उसका जो पतला हिस्सा होता है उसको काट के आप उसको मोड़ेंगे और फिर छोड़ेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। इस तरह का बहुत सारा चीज़ है हमारे आस-पास, जिसको हम उसके शेप या साइज़ में परिवर्तन लाते हैं, तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं यही इलास्टिसिटी है। तो हम लोग देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by which it tries to come in its original shape or size when the applied force is removed। वैसा गुण किसी भी बॉडी का जिसके द्वारा ये कोशिश किया जाता है कि अपने ओरिजिनल शेप या साइज में आ जाए, जब उसके ऊपर से लगाया गया फोर्स हटा दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाए हुए हैं और फोर्स के कारण उसके शेप या साइज में परिवर्तन आ गया, उसके शेप या साइज में परिवर्तन आ गया। तो जब आप फ़ोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं, जब आप फ़ोर्स अप्लाई करना बंद करते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल शेप या साइज़ में आ जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ओरिजिनल शेप या साइज़ में आने के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि ये इलास्टिसिटी है, नहीं? इज़ कॉल्ड इज़ नोन एज़ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग इलास्टिसिटी जानते हैं। एंड द डिफ़ॉर्मेशन इज़ नोन एज़ इलास्टिक डिफ़ॉर्मेशन। और ये जो डिफ़ॉर्मेशन होता है, और डिफ़ॉर्मेशन कहने का क्या मतलब? ये जो चेंज आता है उसके शेप में या साइज़ में, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रबर का बॉल है, रबर का बॉल इन द सेंस, मान लीजिए जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, नहीं? उस बॉल को आप दबाते हैं, उस बॉल को आप कंप्रेस किए, तो कंप्रेस करने के कारण मान लीजिए इसका जो साइज़ है वो ऐसा हो गया, शेप में इसके परिवर्तन आ गया, नहीं? तो शेप में जो परिवर्तन आया है, जो डिफ़ॉर्मेशन हुआ है, डिफ़ॉर्मेशन करने का क्या मतलब है, इसका शेप ओरिजिनल ऐसा है और ये कन्वर्ट होके ऐसा हो गया, ठीक? तो जो डिफ़ॉर्मेशन आया है, इस डिफ़ॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफ़ॉर्मेशन, नहीं? या फिर मान लीजिए कि आपके पास एक रबर का रड है, जिस रबर के रड को आप खींचकर इतना लंबा कर दिए, तो लंबा करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है कि ये पतला हो जाएगा। तो ये जो शेप में परिवर्तन आया है, इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक डिफ़ॉर्मेशन। फिर हमको जानना है प्लास्टिसिटी। अच्छा, प्लास्टिसिटी हम लोग किसको बोलेंगे? प्लास्टिसिटी कहने से मतलब है कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर आप फ़ोर्स अप्लाई करते हैं और फ़ोर्स अप्लाई करने के कारण उसके शेप या साइज़ में परमानेंट चेंज आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा कुछ वस्तु है जिसको आप कंप्रेस कर दिए। जैसे मान लीजिए कि आप गीला मिट्टी है आपके पास, ठीक? उसको आप कंप्रेस कर दिए, ऐसे बना दिए तो वो ऐसे ही रह गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी, नहीं? मतलब शेप या साइज़ में परिवर्तन होने के बाद दोबारा अपने ओरिजिनल शेप या साइज़ में आने का चेष्टा ना करे, कोशिश ना करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी। देखते हैं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, एंड इट्स शेप और साइज परमानेंटली गेट्स डिफॉर्म्ड। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है और फोर्स अप्लाई होने के कारण इसका शेप या साइज जो है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, हमेशा के लिए बदल जाता है, नोन एज प्लास्टिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। और इस गुण को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। किस गुण को? ये जो शेप या साइज में परमानेंटली बदलाव आ जा रहा है, इस गुण को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है? इसका भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास देखने को मिलता है। प्लास्टिसिटी का बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास है कि जिसको हम शेप में चेंज ला देंगे तो वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का कोशिश भी नहीं करता है, नहीं? जैसे मान लीजिए आपके पास एक इतना बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को आप तोड़कर छोटा टुकड़ा बना दीजिए, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आने का कोशिश नहीं करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इस तरह का बहुत सारा कंडीशन, आप इसके बारे में खुद से ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि और क्या-क्या हो सकता है कि जिसके शेप या साइज़ में आप परिवर्तन कर देते हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।
मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का कोशिश नहीं करता है। फिर है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। जो सॉलिड है उसका इलास्टिक बिहेवियर होता क्यों? अगर आप सोचेंगे, देखेंगे तो इलास्टिक बिहेवियर होने का क्या कारण है? आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है, सारा ऑब्जेक्ट एटम्स और मोलिक्यूल से मिलकर बना होता है, नहीं? दुनिया का जितना भी ऑब्जेक्ट है, सारा ऑब्जेक्ट एटम और मोलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के कारण ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, जो एटम और मॉलिक्यूल है उसके शेप या साइज में परिवर्तन आता है। मतलब उसका जो एटम या मॉलिक्यूल है वो डिस्प्लेस होने का अगर कोशिश करता है, तो जब उसको छोड़ा जाता है, जब फोर्स को हटाया जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाता है, तो फोर्स हटने के बाद जो एटम्स या मॉलिक्यूल है वो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, फिर से एक दूसरे को बांध के पकड़ने का कोशिश करता है। तो इसी के कारण इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आता है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक रबर है, रबर जो जनरली हम लोग देखते हैं, या कोई भी आप मान लीजिए कि आपके पास गुलेल है, या कोई भी एक इस तरह का चीज़ है जो लमड़ने वाला है, ठीक? मान लीजिए कि वो शुरू में इतना बड़ा है, उसको आप खींच के इतना बड़ा कर दिए, उसको और खींच रहे हैं, उसको और खींच के इतना बड़ा कर दिए, अब इससे ज़्यादा खींचे तो वो क्या हुआ, टूट गया। तो टूटने का कारण क्या हुआ, क्या हो सकता है? जब आप इसको इतना बड़ा से खींचकर इतना बड़ा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो इसका मॉलिक्यूल है, जो एटम्स है, उसके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है अभी, जो जो इसको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में, जो इसको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब इस शेप में वापस ला सकता है, नहीं? लेकिन जब इसको और स्ट्रेच करके और खींच के हम इस तरह से कर दिए, तो ये पाया गया कि जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था एटम और मोलेकुल का, वो अब एकदम निग्लेजेबल हो गया, मतलब लगभग न के बराबर हो गया, अब प्रभावशाली नहीं रहा। अब जैसे ही थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है और ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, नहीं? तो इलास्टिक बिहेवियर जो है सॉलिड का, वो होता क्यों है? आप खुद से भी सोच कर बता सकते हैं कि सॉलिड का इलास्टिक बिहेवियर क्यों होता है। तो क्यों होता है? इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एटम्स और मोलेकुल के बीच, नहीं? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इन ऑल सॉलिड्स atoms and molecules are surrounded and bounded together with other atoms। जो जितना भी सॉलिड एटम है, जितना भी सॉलिड है, वो सारे सॉलिड में एटम और मोलेकुल क्या होता है, सराउंडेड होता है और बाउंडेड टुगेदर होता है। मतलब जो भी एटम है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो किससे बना होता है, एटम और मोलेकुल से बना होता है। और एटम और मोलेकुल जो है एक दूसरे से बंधा होता है, एंड बाई इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो एक दूसरे से बंधा होता है, वो किस फोर्स के कारण बंधा होता है? तो वो बंधा होता है इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बंधा हुआ होता है, ठीक है? फिर है बाई अप्लाइंग द फोर्स ऑन बॉडी, बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड एंड ड्यू टू इंटरमोलेकुलर फोर्स इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट ट्राइज टू कम इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखिए, हम लोग समझे हैं, हम लोग लिखे हैं कि फोर्स अप्लाई होने के कारण बॉडी जो है डिफॉर्म होता है। मान लीजिए कि इतना बड़ा शेप ओरिजिनल, और फोर्स अप्लाई होने के कारण इतना बड़ा हो गया, मतलब अपने शेप में परिवर्तन ला। तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है? इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो बॉडी है वो कोशिश करता है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। शुरू में मान लीजिए इतना, बाद में इतना हो गया, तो इससे चेंज होके वो क्या कोशिश करता है कि फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। अब इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो इसके शेप में परिवर्तन आ रहा है, उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की सहायता से, ठीक है? सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस को देखते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन टॉपिक नंबर 3 है आपका। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस को देखेंगे, स्ट्रेस के टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रेन को देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस, स्ट्रेस होता क्या है?
अभी हम लोग जाने हैं कि जब किसी बॉडी पे फ़ोर्स अप्लाई किया जाता है, तो फ़ोर्स अप्लाई होने मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, इस पर अगर हम इधर भी फ़ोर्स अप्लाई करें, इधर भी फ़ोर्स अप्लाई करें, तो फ़ोर्स अप्लाई करने के कारण ये इसके शेप में परिवर्तन आ गया, लंबा हो गया। लेकिन अब इसके शेप में जो परिवर्तन आया है, हम इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फ़ोर्स डेवलप हो रहा होगा, जो क्या चाह रहा होगा कि हम इधर चले आए और इधर चले आए और अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन में वापस आ जाए, नहीं? तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ़ोर्स अप्लाई किया जाता है, फ़ोर्स अप्लाई होने के कारण उसके शेप में जो परिवर्तन आएगा या साइज़ में जो परिवर्तन आएगा, तो उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रीस्टोरिंग फ़ोर्स डेवलप होगा और उस रीस्टोरिंग फ़ोर्स के कारण ये चाहेगा कि अपने ओरिजिनल पोज़ीशन में वापस आ जाएँ, नहीं? तो उसी से रिलेटेड है हमारा स्ट्रेस, जो एक बेसिक सा डेफ़िनिशन है, छोटा-सा डेफ़िनिशन है। हम लोग इसको देखते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई किया जाता है, देन रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड एट ईच पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ट्राइज टू ब्रिंग इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब फोर्स अप्लाई किया जाता है एक बॉडी पर, तब रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है एट ईच पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मतलब इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, या कहिए आप इसके हर पोर्शन में, इसके ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। रीस्टोरिंग फोर्स किसको बोलते हैं? वैसा फोर्स जो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए लग रहा होता है। मान लीजिए हम इधर फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि हम इधर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। मान लीजिए हम इधर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए, नहीं? तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है ऑब्जेक्ट के ईच पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, जो क्या कोशिश करता है? ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस ला दे, नहीं? तो अब स्ट्रेस को अगर हम इसकी सहायता से डिफाइन करें, तो हम लोग बोल सकते हैं द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया acting perpendicular to the surface of object is called stress। कहने का क्या मतलब है? द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है शुरू में कुछ ऐसा है, ठीक? हम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए एफ, इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, तो इस एरिया, इसका कुछ ना कुछ एरिया है, इसका कुछ ना कुछ एरिया है, इस पर यूनिट एरिया के ऊपर अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इसके बराबर होगा, और इसके बराबर जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो वही इसका कहना है, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पर लग रहा है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस पर परपेंडिकुलरली लग रहा है ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर, इज कॉल्ड स्ट्रेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। एक बार और समझिए, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो रीस्टोरिंग फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाने के लिए लग रहा है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के सरफेस पर परपेंडिकुलरली लग रहा है, उस किसके ऊपर? पर यूनिट एरिया के ऊपर। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, ऐसे आधा नौ, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक? तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्ट्रेस का? रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है पर यूनिट एरिया के ऊपर, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस। अब ऐसा यूनिट अगर हम देखें स्ट्रेस का, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। और एरिया का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर आप लिखेंगे, तो पहले आप फोर्स का डायमेंशन लिखिए mlt का पावर -2, और फिर आप जब इसको डिवाइड कीजिए एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल का पावर हो जाएगा -1, मतलब एम एल का पावर -1, टी का पावर -2, ठीक? फिर है, डिपेंडिंग अपॉन द वे ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। डिफॉर्मिंग फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, उसके आधार पर हम लोग स्ट्रेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस का दूसरा नाम है शियरिंग स्ट्रेस, और थर्ड है हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का ये 3 टाइप है, ये तीनों टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। टेंजेंशियल को शियरिंग स्ट्रेस भी बोलेंगे और हाइड्रोलिक को
बल्क स्ट्रेस भी बोलेंगे। तो इस तीनों टाइप को और इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसको आप अच्छे से नोट करके रिवाइज़ कर लेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।